तो हे एवरीवन, दिस इज पीयूष। तो आप सभी लोगों का वापस से स्वागत है क्यूबिक्स क्लासेस के अंदर। आज वापस से हम लोग अपनी करंट अफेयर्स की अगली क्लास के साथ आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आई होप जितनी भी अब तक क्लासेस हुई होंगी वो सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी और पसंद भी आ रही होंगी। तो चलिए आज हम लोग अपने जो अगला सेशन है करंट अफेयर्स का उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हमेशा मैं आप सभी लोगों के सामने रखता हूं कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इतने अच्छे और अमेजिंग सेशंस आप सभी लोगों तक टाइमली और पहुंच सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो के ऊपर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या इंप्रूवमेंट और चाहते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसी के साथ आइए हम लोग अपने करंट अफेयर्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? When is International Education Day is celebrated? Option A is 18th January. Option A is 18th January. Option B is 20th January. Option C is 25th January and option D is 24th of January. तो जो इंटरनेशनल एजुकेशन डे है वो हमारा मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल एजुकेशन डे जो मनाया जाता है वो हमारा 24th ऑफ जनवरी को मनाया जाता है, यानी हमारे रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी से 2 दिन पहले यानी 24 तारीख को। 26 जनवरी को हमारा क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को। उससे 2 दिन पहले हमारी क्या मनाई जाती है? इंटरनेशनल एजुकेशन डे। इंटरनेशनल एजुकेशन डे हमारी मनाई जाती है 24 जनवरी को। तो चलिए इस बार भी हमारी 24 जनवरी को मनाई जा रही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने वीडियो में करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर के। तो इसका ऑप्शन है डी यानी 24 ऑफ जनवरी। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को आयोजित एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पालन दिवस है और यह शिक्षा को समर्पित है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज एन एनुअल इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस डे हेल्ड ऑन जनवरी 24 एंड इज डेडिकेटेड टू एजुकेशन। इस दिन हम लोग एजुकेशन डे को मनाते हैं 24 ऑफ जनवरी को। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युगांडा में G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? भारत का क्या किया है? प्रतिनिधित्व। ऑप्शन ए इज पीयूष गोयल जी, ऑप्शन बी इज एस जयशंकर जी, ऑप्शन सी इज वी मुरलीधरन जी एंड ऑप्शन डी इज अनुराग ठाकुर। तो जो G77 है इसके बारे में आपको कुछ बताता हूं। आओ, G77 ये 1964 के अंदर एक स्थापित एक हमारा क्या था? ये हमारा ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। ग्रुप ऑफ, मैं ये लिखा हूं ग्रुप यानी देशों का समूह है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। कौन सी कंट्रीज इस ग्रुप के अंदर शामिल है? जो डेवलपिंग नेशंस है यानी डेवलपिंग कंट्रीज, यानी जो विकसित राष्ट्र हैं, सॉरी जो अभी विकसित बनने की ओर अग्रसर देश हैं, जो ऐसे देश हैं वो कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज इस 77 ग्रुप ऑफ ये जो हमारा एक ग्रुप है G77 उसके अंदर ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो डेवलपिंग कंट्रीज से मिलकर के बना हुआ है। तो इसके अंदर टोटल 77 कंट्रीज है। कितनी कंट्रीज हैं? 77 कंट्रीज हैं। और इसको बनाया गया था कब? 1964 में। तो इसका जो मेन पर्पस था, जो इसका मेन उद्देश्य था वो ये था कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको जो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि उनका जो इकोनॉमिक जो वित्तीय लाभ उनको चाहिए, जो उनका इंटरेस्ट है इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर, उसके ऊपर वो लोग फोकस कर सकें। और इसका हर साल ये जो G77 का जो समिट है वो 3rd समिट मनाया गया इस साल। और इसके अंदर क्या किया गया भैया? इसके अंदर ये डिस्कस किया गया कि आखिर कैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर काम कर सकती हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो उसको उठा सकती हैं। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर तो ये बोला गया कि इंडिया की तरफ से कौन इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इंडिया की तरफ से कौन इसका कर रहा है? वी मुरलीधरन जी कर रहे हैं। इसका कौन कर रहे हैं? वी मुरलीधरन जी G77 जो युगांडा के अंदर हो रहा है उसके 3rd समिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? हमारे देश को, हमारे इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ।
विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने युगांडा के कंपाला, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने युगांडा के कंपाला में तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। शिखर सम्मेलन का विषय किसी को पीछे न छोड़ना, किसी को पीछे न छोड़ना। भारत के वसुधैव कुटुंबकम विश्व एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम इसका मतलब है विश्व एक परिवार है को लोकाचार से मेल खाता है। और इस वजह से जो विदेश मंत्री हमारे हैं वी मुरलीधरन, वो गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने। और इस G77 के अंदर इंडिया भी एक कंट्री है, इंडिया भी एक कंट्री है। Minister of State for External Affairs V. Muralidharan attended the inaugural session of the Third South Summit at Kampala in Uganda. The theme of the summit, "Leaving No One Behind," resonates with the India's ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family, यानी पूरी दुनिया हमारी क्या है, हमारा परिवार है। तो इसी को लेकर के जो इंडिया के हमारे वी मुरलीधरन जी हैं, जो विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसमें जाकर के इंडिया को रिप्रेजेंट किया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में किसी राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनवील्ड द माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी इज तमिलनाडु। ये बहुत इजी है, जो मेरे सेशंस देख रहे होंगे, जो भी मेरे सेशंस देख रहे होंगे, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन था जिसके अंदर मैं आपको हिंट देता हूं, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आपको मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अभी तो मैं उसको सोल्यूशन बताऊंगा ही, बट मैं एक आपको हिंट देता हूं। देखो, अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले वाले सेशन के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि एक अपना विद्यालय करके एक कैंपेन चलाया जा रहा है किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मैं बताऊंगा अभी कौन सा स्टेट गवर्नमेंट। उसका मेन पर्पस यह है कि उस स्टेट के अंदर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी क्या है बड़े बड़े लोग हैं, उनके ऊपर उनको ऊपर एक जो हमारा समाज है, जो हमारा समाज है उसकी चीजों को डालना। यानी जो जैसे हमारी सोसाइटी है उसके प्रति जो अमीर लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनका कोई कर्तव्य होता है। उसी कर्तव्य को उनको याद दिलाते हुए उनको एक बात बताई गई कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें से आप एक एक को करके गोद लीजिए और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करिए, वहाँ पे पानी की सुविधाएं बढ़ाइए, वहाँ पे टीचर्स की क्वालिटी को अच्छा करिए। इन सारी बातों के ऊपर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने जितने उद्योगपति थे, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जितने पैसे वाले लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उनसे गवर्नमेंट ने बात किया और एक कैंपेन अपना विद्यालय नाम से चलाया था। तो ये कौन सा स्टेट था, यही मेरा क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके बताइए। उसी सेम कैंपेन के अंतर्गत माई स्कूल माई प्राइड करके भी एक कैंपेन चलाया जा रहा है, वो सेम ही है वो स्टेट। तो अब बताइए, ऑप्शन ए पंजाब था क्या वो स्टेट, ऑप्शन बी क्या वो हिमाचल प्रदेश था, ऑप्शन सी क्या पश्चिम बंगाल है, और ऑप्शन डी क्या वो तमिलनाडु है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, पहले आप वीडियो पॉज करो और नीचे जाकर के कमेंट करके आओ। तो जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही, आपने सही गैस किया, वो है हिमाचल प्रदेश, जहां पर अपना विद्यालय नाम से भी एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको गोद लेते हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करते हैं और साथ ही साथ वहां के एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने में स्टेट गवर्नमेंट की मदद करते हैं। तो बहुत बढ़िया भाई साहब, आप लोग मतलब अच्छे तरीके से हमारा सेशंस को देख रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के अंदर आई है के अनुरूप एक प्रगतिशील कदम में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत महत्वाकांक्षी माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया। यह पहल सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांतिकारी बदलाव लाने और छात्रों की वृद्धि और विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए तैयार है। इन अ प्रोग्रेसिव मूव अलाइनिंग विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज अनवील्ड द एम्बिशियस माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन अंडर द अपना विद्यालय प्रोग्राम. This initiative is set to revolutionize the quality of education in government schools, providing a holistic approach to student growth and development. I hope आपको ये समझ में आ रहा होगा कि माई स्कूल माई प्राइड जो है वो हमारे अपना विद्यालय जो हिमाचल प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उसमें से एक है.
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में किसने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है? हु हैज रिसेंटली ट्रांसलेटेड द फेमस नॉवेल कन्वर्सेशन विद औरंगजेब इनटू द इंग्लिश? ऑप्शन ए इज करण पुरी, ऑप्शन बी चारू निवेदिता, ऑप्शन सी नंदिनी कृष्णन एंड ऑप्शन डी इज सुधा सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नंदिनी कृष्णन, और इसको लिखा है चारू निवेदिता ने। इस बुक जो ये माई कॉन्वर्सेशन विद औरंगजेब है, कॉन्वर्सेशन विद औरंगजेब है, उस बुक को लिखा है चारू निवेदिता ने, और उसका इंग्लिश वर्जन निकाला है किसने भाई साहब? नंदिनी कृष्णन ने। नंदिनी कृष्णन ने एक तमिलनाडु की राइटर है। ये क्या है? तमिलनाडु के एक राइटर है। ठीक है भाई साहब, ये जो कॉन्वर्सेशन विद औरंगजेब है, औरंगजेब से जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है उसके ऊपर बेस्ड एक नॉवेल है, और इसका इंग्लिश वर्जन को निकाल दिया है नंदिनी कृष्णन ने। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई साहब, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉन्वर्सेशन विद औरंगजेब सबसे विवादास्पद मुगल सम्राट की कहानी की पुनर्कल्पना करता है। तमिल लेखिका चारू निवेदिता की कॉन्वर्सेशन विद औरंगजेब, जिसका अनुवाद नंदिनी कृष्णन ने किया है, एक अप्रत्याशित पुस्तक है। कॉन्वर्सेशंस विद औरंगजेब रीइमेजिन्स द स्टोरी ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मुगल एम्परर। तमिलनाडु राइटर चारू निवेदिता, Conversations with Aurangzeb translated by Nandini Krishnan is an unpredictable book, तो बहुत बढ़िया बात है सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में किसने 47वें यानी 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। Who has recently inaugurated the 47th Kolkata Book Fair? Option A is Draupadi Murmu. Option B is Mamta Banerjee. Option C is CV Anand Bose. Option D is Nandini Krishnan. अब देखो नंदिनी कृष्णन तो कर ही नहीं सकती है ना भाई, उन्होंने तो ये तो ऑप्शन से हट गया। अब देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि आपको क्वेश्चन आ रहा हो तभी हो रहा हो, कभी कभी आपको एलिमिनेट भी करना आना चाहिए। अब जैसे एक बार अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, एक योगेश सिंह के नाम से क्वेश्चन था जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और इसी के ऊपर बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन एक बोल दे कि भाई साहब बताओ आप कि जो हमारा ये ईस्ट वाला जो हमारा नेवल ऑपरेशन है उसके डायरेक्टर किसको घोषित किया, और ऑप्शन में आपको योगेश सिंह दिख जाता है, तो आपको एक्चुअली नहीं पता कि ईस्टर्न जो जोन है उसके ऊपर जो नेवल ऑपरेशन है उसको कौन डायरेक्ट करेगा, बट आपको यह पता है कि योगेश सिंह वो नहीं है। क्यों? क्योंकि योगेश सिंह ने तो 573 पॉइंट्स के साथ क्या किया है, जीता है गोल्ड मेडल इन शूटिंग। ठीक है, तो आपने ऐसे करके क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। अब उसी तरीके से ऑप्शन डी को तो हम लोग निकाल सकते हैं कि नंदिनी कृष्णन कौन है भाई साहब, उन्होंने तो अभी बुक को ट्रांसलेट किया कॉन्वर्सेशन विद औरंगजेब को, तो उसी तरीके से आप इसको कर दिए। ठीक है, अब देखो, अब आपको मान लो क्वेश्चन को कुछ अता पता भी नहीं, तो आप क्या सोचोगे? कोलकाता है यानी वेस्ट बंगाल है, यानी वेस्ट बंगाल की हो सकता है मोस्टली जो हमारी जो वहां की सीएम है यानी चीफ मिनिस्टर है वो जाकर के की हो। तो अगर आपको तुक्का लगाना भी है तो आप कोशिश करो कि इस तरीके से कुछ लॉजिक उसके अंदर हो, वो जय माता दी और जय श्री राम करके आप नहीं लगा सकते हो तुक्का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए ताकि हम आप सभी लोगों के साथ लाइव सेशन के थ्रू भी जुड़ सके। तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छे लग रहे होंगे ये सारे सेशन, तो इसलिए फटाफट से जाकर के सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दो। तो चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ममता बनर्जी। ठीक है, तो मैं आपको ही बताता हूं कोलकाता बुक फेयर के बारे में थोड़ा सा। कोलकाता बुक फेयर जो है वो एक तरीके का फेयर होता है यानी मेला है। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जितने भी यूथ हैं और चिल्ड्रंस हैं उन सबको बुक रीडिंग के तरफ उनका इंटरेस्ट को जगाना है, उनकी जो इच्छा शक्ति है उसको जगाना ही उसका मेन पर्पस है इस मेले का। तो इस तरीके से इसकी बात हम लोगों ने भी कर ली है। तो इसमें क्या है चलो ये तो मान लो
थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो इसका मैंने ऑप्शन आंसर आपको बता दिया कि ममता बनर्जी ने किया है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है। हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ आईपीएल फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स? तो इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर है, टाटा ने। ना ही पेटीएम में लिया, ना ही ड्रीम 11 ने, ना ही फोन पे ने। तो टाटा ने वापस से 2500 करोड़ दिए हैं अगले 5 सालों के लिए, 2500 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि वो जो आईपीएल है उसके स्पॉन्सरशिप को वापस से अपने रिवाइव कर सके। इसके पहले कौन था? इसके पहले भी टाटा थे, और उसके पहले कौन था? वीवो था। वीवो आईपीएल हम लोग बोलते थे ना, उसी तरीके से वीवो था। तो टाटा कंपनी ने 2500 करोड़ दे करके वापस से टाइटल स्पॉन्सरशिप ले लिया। टाटा समूह ने आईपीएल के लिए अपने शीर्षक प्रायोजन को 2024 से 2028 तक 2500 करोड़, यानी हर साल कितना हो गया? 500 करोड़, लगभग $301 मिलियन, $301 मिलियन, $301 मिलियन डॉलर में 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है, जिससे यह लीग के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक प्रयोजन राशि बन गई है। द टाटा ग्रुप हैज एक्सटेंडेड इट्स टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ द आईपीएल फॉर अनदर 5 years फ्रॉम 2024 to 2028 फॉर INR 2500 करोड़, यानी $301 मिलियन, US मिलियन डॉलर approximately, making it is the highest ever sponsorship amount in the history of the league। यानी इससे पहले इतना ज्यादा पैसा बीसीसीआई को किसने नहीं दिया था? किसी ने भी नहीं दिया था आईपीएल के स्पॉन्सरशिप के लिए, जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है उसकी बात हो रही है। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? यानी कास्ट सेंसस की बात हो रही है, कास्ट सेंसस। Which state has been recently became the second state after Bihar to start caste census? Option A is Maharashtra, option B is Telangana, option C is Andhra Pradesh and option D is Odisha। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। वो क्या है भाई साहब? आंध्र प्रदेश। तो जो बिहार था उसके अंदर कास्ट सेंसस हुई है, और बिहार के बाद अब कौन बन गया है भैया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है जो अगले हमारे कास्ट सेंसस के लिए क्या है? कास्ट सेंसस कराने की बात हो रही। कास्ट सेंसस होता क्यों है? कास्ट सेंसस होता क्यों है? तो इसका जो पहला कारण है वो हमें बताता है कि कास्ट के बेसिस पे जो इनइक्वालिटी है, जो कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी है, उसको लेकर के बात होती है। उसको लेकर के क्या होती है? बात होती है। तो इससे हम पता चलता है कास्ट सेंसस से कि कास्ट के बेसिस पे कितनी इनइक्वालिटी है। और भी बहुत सारी चीजें इससे देखी जाती है, मगर प्राइमरी गोल इसका होता है कास्ट के बेसिस के ऊपर अगर इनइक्वालिटी हो रही है तो वो कास्ट सेंसस के थ्रू हमें पता चल जाता है। तो जो मत है आंध्र प्रदेश, उसके अंदर वॉलेंटियर्स जो है वो जाएंगे घर, डोर टू डोर, यानी एक एक घर में जाएंगे और वहां पर कास्ट सेंसस करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश बिहार के बाद जाति जनगणना करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। असम के मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समुदाय के बीच जाति जनगणना का आह्वान किया। कहा इसके लिए महत्वपूर्ण जाति सर्वेक्षण के दौरान स्वयंसेवक जाति विवरण एकत्र करने के लिए हर घर का दौरा करेंगे, जिसे ग्राम सचिवालय प्रणाली से संबंधित किया जाएगा। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है। हाल ही में कहा क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस, रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस been inaugurated recently. Option A is Mumbai, option B is Bangalore, option C is Kolkata and option D is Kerala। तो बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूं रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस के बारे में। रीजनल लैंग्वेज का जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बारे में बेसिकली होता क्या है? ये कॉन्फ्रेंस कराई गई ताकि जो हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं, जो रीजनल लैंग्वेज है, यानी जो स्थायी भाषा है, जहां स्थानीय जो भाषा है उसके ऊपर जो रीजनल लैंग्वेज है, यानी जो स्थायी भाषा है उसको, उसकी हेरिटेज को हम लोग हमेशा बनाए रख सके, उसको लेकर के कॉन्फ्रेंस कराई गई कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम
कि हम अपने भाषा को, जो हमारी स्थानीय भाषा है, जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है, उसको प्रिजर्व करें, अपने हेरिटेज को बचा करके रखें। इसको लेकर के कॉन्फ्रेंस कराई गई थी और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस कहां पर कराई गई थी, मुंबई में, बेंगलुरु में, कोलकाता में या फिर केरला में। तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु के अंदर ही। कहां पे कराई गई थी भैया? बेंगलुरु के अंदर। तो ठीक है सर, तो हाल ही में कहां क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु के अंदर किया गया। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण हमारे गौरवशाली इतिहास, ज्वलंत संस्कृतियां, विरासतों और भाषाओं को संरक्षित और मनाते हुए हमारे देश को विश्व स्तर पर हो रहे नए तकनीकी परिवर्तन के साथ उद्यतन रखना है। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ था। तो जो हमारे राज्य मंत्री हैं अजय कुमार मिश्रा जी, उन्होंने बोला कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमारी जो इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, जो ज्वलंत संस्कृति है, उसको लेते हुए और जो टेक्नोलॉजी मॉडर्न टाइम में आ रही है उसको इंटीग्रेट करते हुए अच्छे तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम अपने रूट को, अपनी जड़ों को भी ना भूलें और जो दुनिया में हाई लेवल तक हम लोग पहुंच सकते हैं उसकी जो हमारे महत्वाकांक्षा है वो भी नहीं रुकनी चाहिए, वो साथ में ब्लेंड होकर के आगे बढ़नी चाहिए। तो ठीक है भाई साहब, इसके बारे में कहां पे हुआ था? ये बेंगलुरु में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आता है, हाल ही में किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? तो देखो अभी विंग्स 2024, जो विंग्स इंडिया 2024 है उसके बारे में हमने कल ही बात की थी। अब वापस से क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2024? दिल्ली एयरपोर्ट मिला है भाई साहब, बेंगलुरु एयरपोर्ट मिला है भाई साहब, उपयुक्त। अच्छा, बोथ ऑफ द अबव, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, फिर ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, यानी सी हमारा ऑप्शन है कि दिल्ली के एयरपोर्ट को और बेंगलुरु के एयरपोर्ट को मिला है विंग्स इंडिया का अवार्ड, यानी बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? बेंगलुरु और दिल्ली का है। बेंगलुरु और दिल्ली का। विंग्स इंडिया के बारे में जिसको नहीं पता वो कल के जाकर के सेशन को देखे, उसके अंदर मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि ये क्या होता है, कैसे होता है ये एविएशन सेक्टर के अंदर, सारी बातें कल हुई थी। तो चलिए इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किया में विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में एक और खिताब जीता है, जबकि कर्नाटका में मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के 5 मिलियन से कम यात्री श्रेणी में यह खिताब जीता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, हाल ही में किसे राज्य में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट हैज द सेंट्रलाइज्ड अक्षय पात्र किचन फॉर मिड डे मील बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड केरला। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई साहब? जैसे मिड डे मील में क्या होता है, बच्चों को स्कूल के साथ साथ भोजन भी दिया जाता है ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दे सके और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर सके। तो उसको लेकर के एक और अक्षय पात्र किचन जो सेंट्रलाइज्ड है, यानी क्या है, राज्य में मध्याह्न भोजन के लिए जो केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन है उसको स्टार्ट किया गया। तो कहां किया गया? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में या केरला में? झारखंड में किया गया। इसके अंतर्गत 1 लाख बच्चों को पर डे खाना खिलाया जाएगा, भोजन को प्रोवाइड किया जाएगा और इसी के साथ ये अक्षय पात्र किचन की भावना लेकर के लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये है क्या? केंद्रीकृत है। कौन है? केंद्रीकृत है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया। अक्षय पात्र किचन एक प्रकार का किचन है जहां से जिले भर के 1 लाख बच्चों को रोजाना पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड अक्षय पात्र किचन फॉर मिड डे मील हैज बीन इनॉग्रेटेड इन झारखंड। अक्षय पात्र किचन इज अ टाइप ऑफ किचन फ्रॉम वेयर न्यूट्रिशियस मिड डे मील कैन बी प्रोवाइडेड ऑन अ डेली बेसिस टू 1 लाख चिल्ड्रन अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? पेप्सिको इंडिया की बात हो रही है, इंडिया को में किसको सीईओ बनाया गया? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ पेप्सिको इंडिया? ऑप्शन ए जगरूत कोटेचा, ऑप्शन बी विजय सिन्हा, ऑप्शन सी अजय अरोरा एंड ऑप्शन डी इज अतुल गर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है जगरूत कोटेचा।
तो ये था, इसके अंदर तो कुछ समझाने वाली बात भी नहीं है, ये नए सीईओ इनको चुना गया है। खाद्य और पेय उद्योग की अग्रणी कंपनी पेप्सिको इंडिया ने जागृत कोटेचा को भारत में अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। कोटेचा अहमद अल शेख के स्थान लेंगे। अहमद अल शेख, इसके पहले कौन थे? अहमद अल शेख। PepsiCo India, a leading company in the food and beverage industries, has appointed Jagrut Kotecha as its new Chief Executive Officer. Chief Executive Officer, CEO. In India, Kotecha will succeed Ahmad Al Sheikh. Ahmad Al Sheikh थे PepsiCo India के पहले CEO। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। हाल ही में कहा 11वीं निसेक बैठक आयोजित हुई। अब देखो निसेक के बारे में बताता हूं मैं। जो निसेक है वो हिमंत बिस्वा जो शर्मा है हमारे शिलोंग में उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुरोग, देखो नीसैक, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नीसैक में। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? हाल ही में कहां 11वीं नीसैक की बैठक आयोजित हुई? दीसपुर, भुवनेश्वर, शिलोंग या हैदराबाद? तो अभी देखा हम लोगों ने कि शिलोंग में हुआ, और असम के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो सीएम है वो शिलोंग में गए भी थे और वहां पे निसेक की इस बैठक में भाग भी लिया था इन्होंने। तो होता क्या है कि निसेक एक बहुत अच्छी क्या है संगठन है जो 2000 के अंदर बना था। ये इसरो के अंतर्गत नहीं आता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन जो सेंटर है वो 2000 के अंदर फॉर्म हुआ था, और इसके अंतर्गत कराया क्या गया था कि इसके अंतर्गत जो हमारे वो हैं ईस्टर्न वाले जो स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारे, यानी ये हमारा असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सारे जितने भी स्टेट्स हमारे नॉर्थ ईस्टर्न, इसके ऊपर हम लोग कैसे इंडस्ट्रियल काम कर सकते हैं, क्या नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसकी बात की जाती है इस जो संस्था है इसके अंदर। तो इसका जो 11वां मीटिंग थी वो हमारी शिलोंग में हुई। तो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो इसमें ऐसा कुछ जानने लायक बात भी नहीं। असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा अटेंडेड द 11th मीटिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी इन शिलोंग। द मीटिंग वाज चेयर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ निसैक सोसाइटी भाई अमित शाह। ठीक है। हाल ही में किसे मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया? हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड वाइस चेयरमैन ऑफ द FAO कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट? श्रीलंका, इंडिया, मालदीव या फिर इंडोनेशिया? अब ध्यान से सुनना, पिछले 2 सेशन से मैं बात कर रहा हूं कि एक्वाकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, और इसी को देखते हुए इसका आंसर क्या होना चाहिए? पिछली 2 क्लासेस आपने किए, क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं देखा, तो आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई साहब? इंडिया होना चाहिए। क्यों इंडिया होना चाहिए? क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस सेक्टर में ग्रो करने का, यानी एक्वाकल्चर के सेक्टर में ग्रो करने का। तो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनवील्ड द चीफ मिनिस्टर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कैंपेन? ये वापस कल हम लोगों ने एक और कैंपेन के बारे में बात की थी, उसी के जैसा ही एक है। तो होता क्या है कि जो वुमेन्स होती हैं, ध्यान से सुनो, जो हमारी वुमेन है इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। फाइनेंशियल क्या दिया जाता है? असिस्टेंस दिया जाता है, यानी ये 1000 तक 2000 जो भी इनका होगा पैसा वो इनको देंगे, ताकि उससे क्या हो, जो हमारी वुमेन वाली जो सेक्टर, यानी वुमेन जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? सशक्त बना सकें। उसको लेकर के ये एक नई योजना चलाई गई है। तो यही पूछ रहा है कि कहां पर इसको स्टार्ट किया गया है? तो असम में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में या उड़ीसा में? तो इसका आंसर है असम के अंदर। अरे बोलो यार, ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब आ ही रहा होगा, क्यों नहीं आएगा? ठीक है सर, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आता है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहां से अयोध्या पहुंचा है? अच्छा,
इसका ऑप्शन है मेरठ, ऑप्शन बी इज मुरादाबाद, ऑप्शन सी इज अलीगढ़ एंड ऑप्शन डी इज कानपुर। रिसेंटली फ्रॉम वेयर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लॉक रीच्ड अयोध्या। अब देखो अयोध्या के अंदर अभी राम मंदिर बना है, उसका अभी इनॉग्रेशन किया गया है 22 तारीख को। तो पूछ रहा है ये कि कहां से दुनिया का सबसे बड़ा ताला लेकर के आया गया है अयोध्या के अंदर। तो देखो अलीगढ़ जो हमारा है उसको हम लोग ताला नगरी भी बोलते हैं। ताला नगरी यानी जो हमारा ताला है, लॉक एंड की होता है, वो उसको अलीगढ़ के अंदर बहुत मतलब फेमस है, अलीगढ़ के ताले चाबी। तो अलीगढ़ से लेकर के आया गया अयोध्या के अंदर, जिसका वेट है 400 किलो। क्या है? 400 किलो भारी ताला लेकर के आया गया है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है अलीगढ़। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अयोध्या ताला नगरी के नाम से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में निर्मित लगभग 400 किलो वजनी एक ताला अयोध्या पहुंचा है। अयोध्या अ लॉक वेइंग अराउंड 400 किलो मैन्युफैक्चर्ड इन उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ टाउन रिनाउंड एज ताला नगरी, लॉक टाउन अराइव्ड इन अयोध्या। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, और आज हमने ये जो 15 क्वेश्चन किया है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा सेशन आप लोग जरूर से देखिए। साथ ही साथ हमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करनी है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा जो गोल है अगला 1000 सब्सक्राइबर का, हम वहां तक पहुंच सके, और साथ ही साथ आप सभी लोगों के साथ लाइव आकर के जुड़ सके। तो इसी के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक, नीचे करिए कमेंट। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए।